हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से एक और लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुकी हूँ, जिसमें हमने ग्रामर के मॉडल पेपर्स को अलग से सॉल्व किया है और लिटरेचर के मॉडल पेपर्स को अलग से सॉल्व किया है। तो इसी सीरीज़ में आज की हमारी ये वीडियो है, जिसमें मैं लिटरेचर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी आने की उनकी संभावना बनती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो देखते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो इसे ध्यान से देखें और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अपना एक पेपर और पेन लेकर बैठना है और आपको अपना आंसर खुद नोट डाउन करते चलना है। प्लस आपको फिर आंसर्स को करेक्ट आंसर से मैच करना है कि कितने आंसर्स आपके राइट हो रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज यस फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूटस प्लीज काउंट द क्लॉक एंड कैशियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकिंग 3। दिस इज द एग्जाम्पल 4। देखिए, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है कि ये जो डायलॉग फॉर्म में दो लाइंस लिखी हैं, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। ऑप्शन है आपके पास कैकाफोनी, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट माय पेन। ओके, कैकाफोनी, फ्री वर्सेस, एनार्कनिज्म या इलेजी। सोचिए और आंसर कीजिए। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज लाइन्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है एनार्कनिज्म। और एनार्कनिज्म कहते किसे हैं? तो एनार्कनिज्म कहते हैं कि एक पर्सन या फिर कोई थिंग जो प्लेस्ड हो रही है रॉन्ग टाइम पीरियड पर, ठीक है, उसे हम एनार्कनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग टाइम पीरियड की बात है, इसलिए ये एनार्कनिज्म की कैटेगरी में आएगा। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन सेकंड, Rosalind in Shakespeare's As You Like It is disguises herself as। बताइए, शेक्सपियर का जो वर्क है एज यू लाइक इट, उसमें एक कैरेक्टर है रोजालिन, ठीक है, मेन हीरोइन है इसकी प्ले की। और ये अपना भेष बदलती है, तो वो किस रूप कौन सा नाम अपना रखती है वो। ऑप्शन है आपके पास एलियाना, सिल्वियस, ग्यानीमीड, जैकस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, रोजालिंड जो है वो भेष बदलकर किसका नाम रखती है, अपना क्या नाम रखती है? ग्यानीमीड। ओके, रोजालिंड इज द हीरोइन ऑफ द फेमस कॉमेडी विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज पेज बॉय ग्यानीमीड इन द प्ले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट डिड द प्री रैफेलाइट्स एम एट। बताइए, प्री रेफलाइट्स का एम क्या था। ऑप्शन है आपके पास, सोइंग इंटरेस्ट इन मिडिवलिज्म, पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटर्न्स, यूनियन ऑफ ऑल फ्लैश एंड स्पिरिट, या फिर ऑल ऑफ दीज। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, ये पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्री रेफलाइट मूवमेंट के बारे में। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड की काफ़ी चर्चा सुनी होगी आप लोगों ने। व्हाट इज द प्री रेफलाइट एम एट? देखिए, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड ये क्या था? इट इज अ ग्रुप ऑफ यंग ब्रिटिश पेंटर्स, ओके, हु बैंडेड टुगेदर इन 1848 in reaction against what they conceived to be the unimaginative and artificial historical painting of Royal Academy, and who purportedly shouted to express a new moral seriousness and sincerity in this work. Okay, और इनका एम क्या था? This aim was showing interest in medievalism, pictorial realism with symbolic overtone, union of flesh and spirit, etc. Okay, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, यानी कि showing interest in medievalism,
pictorial realism with symbolic overtones, and union of all flesh and spirit. Okay, option number D is the right answer. Moving to the next question. Yes, question 4 is, there is a soul of goodness in things evil. Would man observingly distill it out? Who has written it? देखिए ये एक लाइन है, देर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट? हु सेड दिस? ये किसने लिखी है लाइन? ऑप्शन है आपके पास, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, जीवी सा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए ये लाइन जो कही है वो कही है शेक्सपियर ने. ओके, देयर इज सोल of a goodness in thing evil, would man observingly distill it out? Has written by William Shakespeare. This line appear. देखिए ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हमें? ये देखने को मिलेगी हमें हेनरी फिफ्थ में. ओके, इसके भी एक्ट फोर्थ सीन, एक्ट फोर्थ है, जस्ट अ मिनट, एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट में. ओके, हेनरी फिफ्थ के एक्ट 4 सीन फर्स्ट में है. हेनरी फिफ्थ कैसा प्ले है? तो इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड? हु सेज दिस एंड व्हेन? बताइए ये लाइन किसने कही है और कब कही है? ऑप्शंस हैं आपके पास, लेडी मैकबेथ इन हर स्लीव वॉकिंग, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, बैंक्यूज घोस्ट एट द बैंकेट, और मैकडफ्स वाइफ्स मर्डरर. हु सेड दिस? सोचिए और आंसर कीजिए. विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड? This line is said by, बताइए किसने कही है ये लाइन? यस, मैकबेथ. ओके, मैकबेथ क्या कहता है? मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, डंकन को मारने के बाद ये लाइन कहता है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि लेडी मैकबेथ क्या कहती है? लेडी मैकबेथ की लाइन है कि ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया. ठीक है, इस ये वाली लाइन जो है वो लेडी मैकबेथ की, और मैकबेथ ने ये वाली लाइन कही थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज, द कॉमेडी ऑफ एरर, जो शेक्सपियर का काफ़ी फेमस वर्क है, द कॉमेडी ऑफ एरर बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट और स्टोरीज? बताइए जो कॉमेडी ऑफ एरर है उसमें किस तरीके का प्लॉट या स्टोरी है? ऑप्शन है ट्विन ब्रदर्स की, टू सिस्टर्स की, हीरो एंड विलन की, किंग एंड क्वीन की. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए द कॉमेडी ऑफ एरर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर. ओके, और इसकी सेटिंग कहाँ पर है? तो इस प्ले की सेटिंग मानी जाती है एफएसएस की, EPHESUS. ओके, एफएसएस. आई होप हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी. आई विल राइट इट अगेन. एफएसएस, जस्ट अ मिनट. एफएसएस, EPHESUS. ओके, एफएसएस. हाँ, तो इसका जो सेटिंग मानी जाती है प्ले की वो कहाँ मानी जाती है? एफएसएस में. दिस कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर. ठीक है, ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है, और उसमें नाम क्या है उन ब्रदर्स के? तो एंटीफोलस ऑफ एफेसस और एंटीफोलस ऑफ साइरिकस. ओके, आर द सन ऑफ एगन एंड एमिलिया.
ठीक है। इनके माता पिता का नाम क्या होता है? एगन और एमिलिया, और ये ट्विन ब्रदर होते हैं। एक तो होता है, मतलब इनके नाम कॉमन से ही है, बस इनके एरिया वाइज नाम बट गए हैं, ठीक है। एफिस ये होता है एंटीफॉलिस ऑफ एफेसस, और वो होता है एंटीफॉलिस ऑफ साइरिकस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गाल्सवर्दी मतलब उनका नेचर वाइज वो कैसे हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास, अ पेसिमिस्ट, बोथ साइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। नेक्स्ट है अ पेसिमिस्ट। सी है अ रियलिस्ट, बोथ मिनट एंड डेलिकेट। और डी है अ रिएक्शनिस्ट, रेवोल्यूशनरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गाल्सवर्दी, अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, व्हाट टाइप ऑफ इज? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है गाल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट, both minute and delicate. Okay, both minute and delicate. Through his writings, he campaigned for a variety of causes, including prison reform, women's rights, animal welfare, and opposition of censorship. Okay, moving to the next question. Question 8. The term ecological imperialism was coined by. बताइए, ये जो टर्म है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, ये किसने कॉइन की है? ऑप्शंस आपके पास, वंदना शिवा, लॉरेंस बॉल, पॉल फ्रायर या फिर एल्फ्रेड क्रॉसबाय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। यस, the term ecological imperialism was coined by Alfred Crossby. Okay, option number D is the right answer. अब ecological imperialism का मीनिंग क्या है? This is the biological expansion of Europe. Okay, 900 to 1900, ये बायोलॉजिकल एक्सपेंशन जो था यूरोप का, उसके बारे में बताया गया है। क्या है ये, कब से कब तक है? तो 900 से, सॉरी ये 91 सा लग रहा है, 900 से 1900 तक। ओके, और is a 1986 book by Alfred Crossby in which he explained the relative ease with which Europeans conquered New Europe was due to biological then military conquest. Okay, next is question 9. A form of verse adapted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting एपिसोड इन सिंपल नरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। देखिए, इनमें से ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, ऑड, बैलेड, एपिक और एलेजी। अब इनमें से किसकी डेफिनेशन आपको ये लग रही है? अ फॉर्म ऑफ वर्स अडप्टेड, वर्स की फॉर्म है, ठीक है, अडप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, the correct answer is ballad. Okay. Ballad is a song transmitted orally. Ballad एक टाइप का सॉन्ग होता है जो orally गाया जाता है, which tells a story. लेकिन उसमें एक स्टोरी हाइड होती है. It is a form of verse adapted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form. Ballad are thus the narrative piece of folk song. Okay. Moving to the next question. 10 is, which of the following two words that the solitary reaper is compared to? देखिए, solitary reaper किसकी पोएम है वैसे? ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, अब वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में किन दो पक्षियों को सॉलिटरी रीपर से कंपेयर किया है?
ऑप्शन है आपके पास कुकू एंड स्काईलार्क, नाइटिंगेल एंड कुकू, लेनेट एंड थ्रस्टल, स्काईलार्क और थ्रश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, सॉलिटरी रीपर काफ़ी फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और ये कैसा है, मतलब इसकी जॉनर क्या है, तो ये एक बैलेड है, ठीक है। इट इज़ अ बैलेड composed by English romantic poet William Wordsworth, one of his best known work, ठीक है। अब यहाँ पर दो पक्षियों की किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है नाइटिंगेल और कुकू की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइटिंगेल एंड कुकू। नेक्स्ट इज 11 क्वेश्चन, करेक्ट द स्पेलिंग। बताइए इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट की स्पेल क्या होती है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, अक्यूमुलेट की जो करेक्ट स्पेल होती है उसमें डबल सी तो आता है लेकिन डबल एम नहीं आता, ठीक है। एम हमेशा सिंगल होगा, तो यहाँ पर डबल एम वाले दो हैं, दोनों रॉन्ग हो गए। अब इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है ACCUMULATE, क्या ये करेक्ट है? और डी पार्ट है हमारा ACCUMULLATE, तो अक्यूमुलेट में डबल एल भी नहीं आता है, इसलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज दी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, accumulate, ठीक है। ACCUMULATE, accumulate। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, गाल्सवर्दी इज कंट्री हाउस प्रेजेंट। गाल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है वो प्रेजेंट्स है, कहाँ पे उपस्थित है? ऑप्शन है अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जो गाल्सवर्दी का वर्क भी है ये द कंट्री हाउस, ये गाल्सवर्दी ने लिखा है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? अपर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, या मिडिल क्लास को, या फिर इंडस्ट्रियल क्लास को? सोचिए, आंसर कीजिए। ये गाल्सवर्दी के एक वर्क का नाम है दी कंट्री हाउस, उसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द कंट्री हाउस बाय गाल्सवर्दी रिप्रेजेंट द अपर क्लास, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपर क्लास को, ओके। देन it analysis on a more detailed scale and little world which revolves around the traditional authority of the square. Next is, just a minute, yes, question number 13, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। बताइए, गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जिसे उसका मास्टरपीस कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास पैट्रिशियन, फ्रीलैंड्स, फोरसाइट सागा, फर्टर्निटी, फ्रैटर्निटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क मास्टरपीस कहलाता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास पैट्रिशियन, फ्रीलैंड्स, फोरसाइट सागा, फ्रैटर्निटी। यस, इसका करेक्ट आंसर है दी फोरसाइट सागा, ओके। दी फोरसाइट सागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स पब्लिश्ड इन 1922। कब पब्लिश होता है? 1922 में पब्लिश होता है। और ये 3 बुक का कॉम्बिनेशन है, 3 नॉवेल्स का कॉम्बिनेशन है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, ओके। नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्ट इन। बताइए, ऑप्शंस हैं, क्लास का इन्फ्लुएंस किस पर पड़ता है? ऑप्शंस हैं एस्केप, पिजॉन, द स्किन गेम, लॉयल्टी। अच्छा, ये और बताना है आपको कि ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो किसके वर्क हैं? क्या चारों एक ही राइटर के वर्क हैं या फिर अलग अलग राइटर के हैं? किसके वर्क हैं ये? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये चारों वर्ग ही गॉल्सवर्दी के हैं, ठीक है, जॉन गॉल्सवर्दी के। अब इसमें क्लास का इन्फ्लुएंस डिपिक्ट किस पे करता है? एस्केप में, पिजन में, स्किन गेम में, या लॉयल्टीज में? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉयल्टीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर,
The class, whereas loyalties deals with the racial pride and class convention. Okay. Now moving to the next question. Question number 15 is Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of. देखिए, गाल्सवर्दी के ज़्यादातर नॉवल जो हैं वो मुख्यतः किससे इफेक्टेड हैं या कन्फ्लिक्टेड हैं? ऑप्शंस आपके पास इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी या क्लास ट्रेडिशंस अपॉन रिलीजन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी. Galsworthy was one of the last representative of critical realism in English literature. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? लास्ट रिप्रेजेंटेटिव किसके? क्रिटिकल रियलिज्म के इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, हिज नॉवल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16, स्ट्राइप ड्रामेटाइज. देखिए, जो स्ट्राइप वर्क है ये भी किसका है? जॉन गॉल्सवर्दी का है. अब ये ड्रामेटाइज होता है कैसे? ऑप्शंस हैं आपके पास, अ ड्रामा बिटवीन लवर्स, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अ स्ट्राइक या फिर अ वॉर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्राइक है ना, इसकी थीम पूछी गई है कि इसमें बेसिकली क्या समरी है, इसकी थीम क्या है. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस. देखिए, स्ट्राइप जो है बेसिकली इसकी थीम स्ट्राइक से रिलेटेड है. ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स. ठीक है, लेबर लोग जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं अपने अधिकारों को मांगने के लिए. ठीक है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन एट द ट्रीनार्था tin plate works factory seemed to come in sight by a settlement arrived at between the laborers and capitalists. The strike continued throughout the whole of the winter season. Okay, moving to the next question. द फर्स्ट प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी. बताइए, जॉन गर्ल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास, जस्टिस, लॉयल्टीज, स्किन गेम, सिल्वर बॉक्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. द वेरी फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दी. यस, गर्ल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले था उसका नाम क्या था? सिल्वर बॉक्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. और ये कब आया था? 1906 में. जस्ट अ मिनट, आई विल राइट इट अगेन. 1906. ओके, 1906 में आता है. इन विच द थेफ्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स पर्स बाय रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ सिल्वर सिगरेट केस from the rich man's father's house by a poor devil with different repercussions. Okay, moving to the next question. Yes, question 18 is which of the following is not an element of drama? बताइए, इनमें से कौन सा ड्रामा का एलिमेंट नहीं है? फर्स्ट इज स्टेज क्राफ्ट, सेकेंड इज फीडबैक, थर्ड इज कैरेक्टर एंड फोर्थ इज डायलॉग. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए, ड्रामा का एलिमेंट कौन सा नहीं है? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, ड्रामा में अगर मेन चीज़ देखें तो कैरेक्टर, डायलॉग तो होने ही होने चाहिए. ठीक है, अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, फीडबैक है, स्टेज क्राफ्ट है. तो इनमें मोर इम्पॉर्टेंट क्या है ड्रामा के लिए? तो इसमें मोर इम्पॉर्टेंट है स्टेज क्राफ्ट. तो ये भी ड्रामा से रिलेटेड है. तो कौन सा ड्रामा का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक. ओके, अब फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक इज एडवाइस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ गुड और यूजफुल समथिंग और समबडीज वर्क इज. ओके, तो सो दिस इज नॉट दी element of
drama. Next is 19. I see you coming out of a light blue car tomorrow. अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं. I see you coming out of a light blue car tomorrow. ऑप्शन है आपके पास लाइटोटस, पन, पैथेटिक फालेसी या इनेंडू. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है इनेंडू. अब इनेंडू किसे कहते हैं? तो इनेंडू का मतलब होता है इट इज अ सूटेबल और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग. ठीक है, यूजुअली ऑफ अ सैलिशियस, क्रिटिकल और डिस्पैरेजिंग नेचर. आल्सो कोल्ड इसका दूसरा नाम भी है इनेंडू का, वो है इंसेनेशन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. 20 is in Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side? ऑप्शन है आपके पास एडम, ईव, राफेल, गॉड. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए कौन होता है इसमें नरेटर. नरेटर इसमें एडम खुद होता है. ठीक है, एडम हिमसेल्फ टेल्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड. और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें? ये लाइन नंबर 460 टू 480. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन नंबर 460 टू 480. ठीक है, और कौन सी बुक में? बुक 8th में. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक 8 के पेज नंबर 460 से 480 के बीच में ये लाइंस देखने को मिलती हैं जो एडम नरेट्स करता है ईव को अपने लेफ्ट साइड पे रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन. बताइए वो कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन की लैमेंट मतलब मिल्टन अपना दुख व्यक्त करता है अपने अंधेपन को लेकर. ऑप्शन है आपके पास पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरोपेजिटिका और नेटिविटी ऑड. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, मिल्टन की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें उन्होंने अपने अंधेपन को लेकर लैमेंट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दी नेटिविटी ओड. ठीक है, जॉन मिल्टन्स नेटिविटी ओड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोएम्स. देखिए एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम था पोएम्स, और ये कब पब्लिश हुई थी? इसमें 1645 में. ओके, it attracted little attention before the 18th century. In this poem, Milton laments for his blindness. ठीक है, ओके. तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जिससे कि आप डेली आने वाले प्रैक्टिस सेट्स को देख सको. काफ़ी सारे मॉडल पेपर्स मैं सॉल्व करा चुकी हूँ जिन्हें आपको देखना है. ठीक है, और कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जस्ट अ मिनट.